चलो स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो कि शुरू से के क्या होते हैं, आपके वॉइड होते हैं, मतलब वैलिड नहीं होते सर, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते सर। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट मेंशनिंग एक्सेप्शंस इफ एनी। तो सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप अगर बिजनेस के अगेंस्ट कर रहे हो ना, देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सर मार्केट में क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। अब आप किसी को बिजनेस ही नहीं करने दे रहे, कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर दिया जिसके वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा, बिजनेस नहीं कर पा रहा, तो भैया ऐसा एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आपने कुछ एग्रीमेंट करा जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कर पा रहा, मार्केट में कंपटीशन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर बंदे के पास क्या है, फ्रीडम के वो बिजनेस कर सकता है, कैसा भी कोई भी बिजनेस कर सकता है। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन। ऐसा एग्रीमेंट जिसके वजह से, कोई भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो जिसके वजह से सामने वाला क्या नहीं कर पा रहा, अपना लॉफुल प्रोफेशन नहीं कर पा रहा, बिजनेस नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके का, इज टू दैट एक्सटेंड वॉइड। वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा सर, वॉइड हो जाएगा। पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो रिक्वायर्स दैट एवरी मैन शेल बी एट लिबर्टी टू वर्क। हर किसी के पास फ्रीडम होना चाहिए काम करने का फॉर हिमसेल्फ, एंड शेल नॉट बी एट लिबर्टी टू डिप्राइव हिमसेल्फ ऑफ इट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट ही एंटर्स इनटू। और किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एंटर करता है जिसके वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, आपका वॉइड होगा। ठीक है, इसको इतना सा पढ़ लेना। थस एवरी मैन हैज अ लॉफुल राइट टू कैरी एनी लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड टू अर्न हिज लिविंग। एंड एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेंड हिज राइट, कोई सा भी ऐसा एग्रीमेंट जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन इस रूल के अपने कुछ क्या है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है सर, बहुत पढ़ लिया हमने। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, ये रूल जिस चीज पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे जिसके अंदर मैं सामने वाले को बिजनेस नहीं करने दे रहा, लेकिन फिर भी वो एग्रीमेंट क्या है, वैलिड है, वॉइड नहीं है। सबसे पहली बात करते हैं सेल ऑफ गुडविल। सबसे पहले एक्सेप्शन क्या है, सेल ऑफ गुडविल। वन हु सेल्स गुडविल ऑफ अ बिजनेस may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within the specified local limits provided such limits appear reasonable to the सेल ऑफ गुडविल। मान लो मैंने अपनी बिजनेस की गुडविल किसी को क्या करी है, सेल करी है। ठीक है, मैंने अपनी बिजनेस की गुडविल किसी को सेल करी है और मैंने उसको बोल दिया यार ये जो बिजनेस तू रन जो करी हो ना, थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर की दूरी पे रन करी हो, लेकिन ये जो दूरी जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वन हु सेल्स गुडविल ऑफ अ बिजनेस may agree with the buyer to refrain from carrying on similar business within the specified local limit। अब देख भाई सीधी सी बात है ना, मान ले एक एडिडास का शोरूम वाला है, उसने अपनी किसी को क्या सेल करी, फ्रेंचाइज सेल करी, अपनी गुडविल सेल करी कि तुम अपना एडिडास का शोरूम यहाँ पे खोल सकता है। अब मान ले मैंने तेरे को एडिडास की फ्रेंचाइज दी, तूने दो दुकान आगे एक और एडिडास का शोरूम खोल लिया, उसका फायदा क्या हुआ, मेरा शोरूम था ना वहां पे, तो उसका क्या फायदा हुआ। या 2-4 किलोमीटर में भी खोलेगा तो कोई फायदा नहीं है, तो उसको कम से कम 5-7 किलोमीटर की दूरी पे खोल कि वहां का भी कस्टमर आ जाए, यहाँ का कस्टमर मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो ऐसा एक वो होनी चाहिए लिमिट जो कि रीजनेबल है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने तेरे को 1-2 किलोमीटर के रेडियस में बिजनेस करने से मना करा तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दूर कर ले। बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो देयर आर 4 प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट व्हिच वैलिडेट एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। According to an agreement among the partners that any one of them shall not carry on the business other than of the firm until he is a partner shall not be void as being restraint of trade। मैंने क्या बोला, अभी हम 3-4 जने पार्टनरशिप में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हमारा बिजनेस क्या है, लोगों का टैक्स भरना, लोगों का टैक्स पे करवाना। अब तू पर्सनली भी क्या कर रहा है, अपने कोई क्लाइंट पकड़ रहा है और अपना काम कर रहा है, तो भाई ऐसे नहीं कर सकता। आप जो भी काम करोगे वो सिर्फ किसके लिए करोगे, इस फर्म के लिए आप काम करोगे, क्योंकि आप इस कंपनी के क्या हो, पार्टनर हो, एम्प्लॉय नहीं हो। एम्प्लॉय कर सकता है लेकिन पार्टनर नहीं कर सकता। पार्टनर कौन होता है, एक तरीके से ओनर। अब तू इस कंपनी में वो वाला काम कर रहा है ना, लोगों का टैक्स फाइल कर रहा है, अब तू पर्सनल भी अपना कोई टैक्स फाइल कर रहा है, पर्सनल किसी क्लाइंट्स का, तो ऐसे पॉसिबल नहीं। आप सारा का सारा बिजनेस किस में लेकर आओगे, पार्टनरशिप फर्म में लेकर आओगे। आपका कोई रिलेटिव है उसको बोलो भैया फर्म में आकर अपना क्या पे करवाओ, टैक्स पे करवाओ। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको काम करने से मना करा तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉ में लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 54 partners may enter into agreement among themselves in participation of dissolution of firm to the effect
that no one of them on ceasing to be a partner will carry on any business similar to that of the firm within a specified time limit and local area। मान लो एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, क्या हुआ है, पार्टनर में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स, पार्टनर्स ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या करा, एग्रीमेंट करा इन एंटीसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये सोचते हुए कि कल को हमें ऐसा लग रहा है ये कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। 12th में पढ़ा था ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये कंपनी बंद होने वाली है। टू द अफेक्ट दैट नो वन ऑफ देम ऑन सीजिंग टू बी अ पार्टनर, हम क्या कर रहे हैं, हम में से कोई अगर पार्टनरशिप छोड़ के जाता है, इस बिजनेस को छोड़ के जाता है, सीजेस टू बी अ पार्टनर मतलब अब वो पार्टनर नहीं है, विल कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू बिजनेस ऑफ द फर्म विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट एंड लोकल एरिया, के वो बंदा जो है ना, सेम बिजनेस जो हमारी कंपनी जो कर रही है वो 2-3 साल तक नहीं कर सकता विद इन द टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट बता दिया, एक लोकल एरिया बता दिया कि भाई इस एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में इसके जैसा बिजनेस इतने सालों तक तू नहीं कर सकता, क्योंकि तू ऑलरेडी एक कंपनी में क्या रह चुका है, इस कंपनी में पार्टनर रह चुका है, ठीक है, दूर जाके कर ले, कोई दिक्कत नहीं। Any partner may, upon the sale of goodwill of the firm, make an agreement with the buyer that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period and local। तो एक बंदे ने अपनी पार्टनरशिप, एनी पार्टनर में अपॉन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म, तो हमने क्या करी, अपनी गुडविल सेल करी है किसी कंपनी की, फर्म की। मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर, जिसने गुडविल खरीदी उसके साथ एग्रीमेंट क्या करा, दैट सच पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म, कि भाई हम कुछ लिमिट तक ये सेम बिजनेस हम नहीं करने वाले, 5-10 किलोमीटर के रेडियस में हम आपके जैसा काम नहीं करने वाले। सेम वही बात चल रही है बार। As per section 36(2), an outgoing partner may agree with his other partners not to carry on a business similar to that of firm within the specified। कोई आउटगोइंग पार्टनर, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो उसने एग्रीमेंट कर लिया बाकी सारे पार्टनर्स के साथ कि मैं आपके जैसा काम नहीं करूंगा इतने किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये हो गई दो, सेल ऑफ गुडविल हो गया, एक पार्टनरशिप एक्ट हो गया। थर्ड क्या है, ट्रेड कॉम्बिनेशंस। एनी ट्रेड कॉम्बिनेशन मेड बाय सम ट्रेडर्स टू रेगुलेट देयर बिजनेस एक्टिविटी शैल बी वैलिड इवन इफ इट पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर बिजनेस फ्रीडम। अब ट्रेड कॉम्बिनेशंस, मान लो दो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रही थी सर, कंबाइंड हो रही थी, मान लो वोडाफोन और आइडिया, वीआई बनी ना वीडियो, तो दोनों का मर्जर। अब वोडाफोन बड़ी कंपनी थी आइडिया से, आइडिया थोड़ी सी छोटी थी, तो वोडाफोन ने बोला मैं तेरे साथ हाथ जब भी मिलाऊंगा जब तू ये थोड़ी सी एक्टिविटीज को क्या कर देगा, छोड़ देगा, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारी। उसने छोड़ दी, दोनों ने अपना हाथ मिला लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी शैल पुट सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, कोई बात नहीं। सोल डीलिंग एग्रीमेंट, सोल डीलिंग एग्रीमेंट, these agreement involves terms to limit the dealings with a single firm only are valid because such agreement are a common commercial practice that is carried on by people to promote their trade। अब देख, जैसे ध्यान से समझिए, आपने एक एक्टिवा खरीदा, होंडा का क्या खरीदा आपने, एक एक्टिवा परचेज करा। अब आप उसकी सर्विस करवाने के लिए जाते हो होंडा के शोरूम के अंदर, है ना। अब आप वहां से कोई भी पार्ट्स आप खरीदते हो, तो पार्ट्स किसके मिलेंगे आपको, सिर्फ होंडा के पार्ट्स मिलेंगे। इंजन ऑयल भी कौन सा मिलेगा आपको वहां पे, होंडा का इंजन ऑयल मिलेगा, जो कि उसके स्कूटर्स के अंदर जो डलता है, कोई दूसरा पार्ट आपको नहीं मिलेगा वहां पर। तो सोल डीलिंग एग्रीमेंट, सोल डीलिंग एग्रीमेंट के भैया हमारे स्टोर, अब तू किसी मारुति सुजुकी के डीलरशिप के पास जाता है, तो उसके पास सामान सिर्फ किसका मिलेगा, मारुति कंपनी का ही सामान मिलेगा उसके पास सारा का सारा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाकियों का हम सामान नहीं रख रहे तो हम कोई कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं भाई मेरी कंपनी है, मैंने ही अपना सारा सामान रखा है। तो क्या लिखा हुआ है, दीज एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स टर्म्स टू लिमिट द डीलिंग विद अ सिंगल फर्म ओनली, हम सिर्फ एक ही कंपनी के साथ क्या करेंगे सर, टाई अप करेंगे। अब तेरे को मान ले शोरूम खोलना था उसका रिपेयर्स का, तो तूने शोरूम खोला सिर्फ उसका सर्विस स्टेशन, तूने होंडा का खोला, तूने बोला सबसे ज्यादा स्कूटी किसकी बिकती है, होंडा की एक्टिवा बिकती है, तो सर्विस स्टेशन किसका खोलता हूँ मैं, एक्टिवा का खोलता हूँ, होंडा का, आर वैलिड। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या है, वैलिड है, बाकी औरों का तू काम नहीं कर रहा, सिर्फ किसका काम कर रहा है, होंडा का। Because such agreements are a common commercial practice that is carried on by business people to promote their trade। आप सिर्फ किसको प्रमोट करोगे, अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे। ऐसा थोड़ी ना कि मैं तेरे को होंडा का, मान ले मैं होंडा का मालिक हूँ, मैंने तेरे को बोला यार तू अपने शोरूम उसके अंदर सर्विस स्टेशन के अंदर तू होंडा के भी स्कूटियों को ठीक कर लियो, सुजुकी की स्कूटी को भी ठीक कर लियो, इनकी स्कूटी, महिंद्रा की स्कूटी को भी ठीक कर लियो, ऐसे थोड़ी ना। यहाँ पर सिर्फ कौन सी स्कूटी जाएंगी, जो होंडा की।
रिस्ट्रेंट अमंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट लगाना, कुछ रोक टोक लगानी. एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डज नॉट कंटेन certain restrictive terms. Such restrictions on employees could be valid and binding. A promise by an employee that he will not take a part-time job is valid. मैंने तेरे को क्या बोला, तू मेरे पास जॉब कर रहा है तो कहीं पे पार्ट टाइम जॉब नहीं करेगा, सारा टाइम सिर्फ किसको देगा, इस कंपनी को देगा. एंड बाइंडिंग टेल एम्प्लॉइज वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर. तो अब मैं तेरे को काम नहीं करने दे रहा तो ठीक है, फिर भी तो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता कि सर ये बंदा मेरे को बिजनेस करने से रोक रहा है या काम करने से रोक रहा है. ठीक है, तो ये 5 चीजें हो गई आपकी. उसको पढ़ के देख लो फटाफट से, बड़ा सा क्वेश्चन था, काफी बार आ रखा है एग्जाम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वेगरिंग एग्रीमेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वेगरिंग एग्रीमेंट. सबसे पहली बात सर, वेगरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं. सर मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैंने बोला पाजी अगर इंडिया जीत गई, ठीक है, तो हमने मतलब वही पैसे वैसे लगाने. इंडिया पाकिस्तान अगर हार गई तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, या मुझको इतने पैसे देने पड़ेंगे. तो ये कैसा एग्रीमेंट है, वेगरिंग एग्रीमेंट है. कैसा एग्रीमेंट, वेगरिंग एग्रीमेंट. तो ये सब जुआ हुआ लगाना, बेटिंग वेटिंग करना, ये सारे क्या है, वेगरिंग एग्रीमेंट. तो क्या लिखा हुआ है देखो, वेगरिंग एग्रीमेंट डिक्लेयर्स द वेगरिंग एग्रीमेंट वॉइड. ऐसे एग्रीमेंट कैसे होते हैं, लीगल है इलीगल है सर, इलीगल है सर. बट द टर्म वेगरिंग एग्रीमेंट हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड इन द एक्ट. सर इसकी डेफिनेशन नहीं है. अब प्रॉमिस टू गिव मनी क्या होता है, वेगर. वेगर की डेफिनेशन गिवन है. वेगर क्या होता है, अब प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ मनी, या मनी के बदले में कुछ दूंगा, मान लो उतने का सोना दे दूंगा. अपॉन द डिटर्मिनेशन और असर्टेनमेंट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, किसी इवेंट के हो जाने का जो कि क्या है, अनसर्टेन. अब मुझे थोड़ी ना पता है पाकिस्तान हारेगी या जीतेगी, या इंडिया हारेगी या जीतेगी. उसके ऊपर मैंने आज क्या लगा दिया, पैसे लगा दिए कि मैं आपको आगे चल के या तो पैसे दूंगा या पैसे को बदले कुछ और दूंगा. ठीक है. द एग्रीमेंट देयर वॉज फाउंड नॉट. बस इतना ही है, ये डेफिनेशन हो गई वेगर की. आगे एसेंशियल्स ऑफ अ वेगरिंग एग्रीमेंट. वेगरिंग एग्रीमेंट में क्या क्या होता है. एग्रीमेंट मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट. एग्रीमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी ऐसे इवेंट के ऊपर जो कि क्या है, अनसर्टेन है. द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट मस्ट डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. वेगर में बी मेड ऑन द पॉसिबल विनर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल विच इज येट टू टेक प्लेस. अपने वर्ल्ड कप के फाइनल पे क्या लगाया, हिचकी कहां से आ गई. म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और विन, 50-50 चांसेस है. हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं. द सेकंड एसेंशियल फीचर ऑफ अ वेगरिंग एग्रीमेंट दैट ईच पार्टी शुड स्टैंड टू विन और लूज अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इवेंट. दोनों पार्टीज के पास इक्वल चांसेस है, वो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं. नीदर पार्टी टू हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट. किसी पार्टी का उस इवेंट के ऊपर क्या नहीं है, कंट्रोल. हम दोनों ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या लगाए, पैसे लगाए. ना तो तू विराट कोहली को जानता, ना मैं विराट कोहली को जानता. ठीक है. Neither of the party should have control over the happening of the event. If either of the parties have the event in his hand, it is not a wager. अगर आपकी कोई सेटिंग वेटिंग है उनके साथ तो भैया वो वेगर नहीं. नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट. सिर्फ आपका इवेंट के हारने या जीतने के ऊपर आपका इंटरेस्ट है. नीदर पार्टी शुड हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग. फॉर एग्जाम्पल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द पॉलिसी होल्डर हैज पर्सनल इंटरेस्ट इन द सेफ्टी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. तो वो क्या नहीं है, वेगर नहीं है. The promise must be to pay money or money worth at the happening or non-happening of uncertain event. Even an agreement of sale of goods may really be a wagering agreement if it reflects such agreement. तो भैया सीधी सी बात है, आपने सामने वाले को क्या पे कर प्रॉमिस पे करा है, या तो मैं आपको मनी पे करूंगा कि या कोई मनी वर्थ पे करूंगा, नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. उस इवेंट के बारे में आपको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेगर हो जाएगा. Even an agreement of sale of goods may really be a wagering agreement if it reflects such intention. नॉर्मल जो सेल ऑफ गुड्स जो है वो भी क्या मान लिया जाएगा, वेगरिंग एग्रीमेंट. आपको ये नहीं पता आपने सामने वाले को पैसे दे दिए, किस चीज के मैं पैसे दे रहा हूँ. ठीक है, ओके जी. तो नेक्स्ट फिर हमारा
एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज जो कि डिपेंडेंट है किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। A contingent contract is defined under section 31 of the Indian Contract Act as a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. X contract to pay Y 1 lakh if Y's house is burned. तो मैंने X को क्या बोला भाई, Y को कि Y अगर तू उसका घर जला देगा तो कितने पैसे दूंगा, 1 लाख। तो डिपेंडेंट था। अब यहाँ पर क्या है, हमें इवेंट पता है किस चीज के मैं पैसे दे रहा हूँ। मैं पैसे किस चीज के दे रहा हूँ, घर जलाने। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेगनिंग एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस था कि सर हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है, ठीक है, इंडिया हारेगी के जीतेगी। दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। थस इन अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस इज कंडीशनल and not absolute. A promise is said to be absolute or unconditional when the promiser binds himself to performance in an event. A promise is conditional upon performance due only on happening of some uncertain event collateral to such contract which does or does not happen. तो देखो क्या लिखा हुआ है, in a contingent contract the promise is conditional. Promise क्या है, condition है। A promise is said to be absolute मतलब and unconditional when the promiser binds himself to performance in an event. A promise is conditional when performance is due only on the happening of some uncertain event. तो यहाँ पर या तो इंडिया हारती या जीतती, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, वेगनिंग। यहाँ पर हमारा इवेंट क्या है सर, सर्टेन है। सर कुछ हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन नहीं है यहाँ पे। कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट which does or does not happen. The word collateral suggests some that stands side by side. कोलेटरल का मतलब है साथ साथ, भैया तू उसके घर को आग लगा, मैं तेरे को क्या दूंगा, पैसे दूंगा, विद द मेन कॉन्ट्रैक्ट स्प्रिंकिंग आउट ऑफ इट। वेगनिंग एग्रीमेंट डिक्लेयर्स द वेगनिंग एग्रीमेंट। वेगनिंग एग्रीमेंट तो कैसा होता है सर, वॉइड होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ते हैं। अब वेगनिंग एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड, एकदम इलीगल, बट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसा होता है, वैलिड। लेकिन ऐसे इलीगल काम के पैसे देना तो भाई गलत है, ठीक है। सीधी बात है, एक बेटे ने पापा को बोला, बेटे ने नहीं, पापा ने बेटे को बोला कि भाई तू अच्छे मार्क्स ले आ तो मैं तेरे को क्या दिलवा दूंगा, मोबाइल फोन दिलवा दूंगा, बढ़िया। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पैसे मिलेंगे लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। इन अ वेगर द पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अकरेंस ऑफ द इवेंट except for winning or losing the net amount. But in the contingent contract, the parties have real interest in the occurrence or non-occurrence of the event. For example, insurable interest in the property insured. तो यहाँ पर सर डिपेंड करता है मेरा, यहाँ पर क्या है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरा उसके अंदर पूरा का पूरा क्या है, इंटरेस्ट है। भैया मैं इंटरेस्टेड हूँ कि उसका तू घर जला दे, जब भी मैं तेरे को क्या दूंगा, पैसे। तो मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है सर, पूरा का पूरा इंटरेस्ट है सर। इन अ वेगनिंग एग्रीमेंट द अनसर्टेन इवेंट इज द सोल determining factor of agreement, whereas in a contingent event the uncertain future event is merely collateral. So in a weakening agreement the uncertain event is the sole determining factor of agreement. तो वेगनिंग एग्रीमेंट में जो है ना, सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फ्यूचर के ऊपर, या तो वो टीम हारेगी या जीतेगी। वेयर एज इन अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इज मेरली क्या है, कोलेटरल। कोलेटरल मतलब साइड साइड, भाई करेगा तो पैसे मिलेंगे। देख अगर वहां पे तू जीत गया तो तेरे पास पैसे आएंगे किसके अंदर, वेगर के अंदर। और अगर वो टीम नहीं जीती तो तेरे पैसे जाएंगे, कि मैं तो पैसा आएगा या जाएगा, ये चीज तो पता है। यहाँ पर क्या है भैया, काम होगा तो ही पैसा मेरे को देना पड़ेगा, वरना मैं पैसे नहीं दूंगा, समझ रहे हैं। वहां पे या तो पैसा आना था या जाना था, यहाँ पे या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा, ठीक है, या तो जाएगा या नहीं जाएगा।